एक्सप्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमय। महाराष्ट्र विधानसभा को लेकर उठने लगे बवंडर। शिवसेना यूबीटी के नेता आनंद दुबे ने राज ठाकरे की घोषणा पर कहा। एमएनएस की बैठक में राज ठाकरे ने एकला चलो रे का नारा देते हुए 225 से 250 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की मंशा साफ की है, लेकिन लोकसभा में एमएनएस एनडीए को बिना शर्त समर्थन दिया। एक भी सीट पर नहीं लड़े, अभी 250 सीटों पर लड़ने की बात कह रहे हैं। हर चुनाव में इनकी भूमिका बदलती है, इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है कि राज ठाकरे आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। नीतीश कुमार पर अखिलेश ने क्या कहा? राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल को दिए एक साक्षात्कार में अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया अलायंस जब बना था, और मुझे याद है जब नीतीश कुमार जी ने बनाया था, तो उन्होंने यही पक्ष रखा था कि रीजनल पार्टियां जो जहां जितनी मजबूत है उनको फ्री हैंड दिया जाए और उनके माध्यम से और दूसरे दल हैं वो चुनाव लड़े। जब रिजल्ट आए तो वो दिख रहा है जो कभी नीतीश कुमार जी ने कहा था। जा सकती है सदस्यता, आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता जा सकती है। जनवरी महीने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भरी सदन में नकल करने के बाद आचार समिति में मामला पहुंचा था। मामले में जांच के बाद सुनील सिंह दोषी पाए गए। कहने पर भड़के उप मुख्यमंत्री। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बेचारी वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की मानसिकता का प्रमाण है। अशोक गहलोत सरकार में एक मंत्री ने मर्दों का प्रदेश तक कह दिया था। इस तरह के बयान कांग्रेस विधायक देते रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक और अमीन कागजी ने महिला वित्त मंत्री को बेचारी कहा है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि बीजेपी ने केंद्र और प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश की है। केंद्र और राज्य दोनों जगह महिलाओं को वित्त मंत्री बनाया गया है। बीजेपी सरकार का महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम है। कांग्रेस के विधायकों को बड़ी आपत्ति है। महिलाओं को ताकत मिलने से कांग्रेस को परेशानी हो रही है। पारस गुट के इस नेता को ईडी ने बुलाया। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में आईएएस संजीव हंस के ठिकानों पर छापेमारी के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय ने संजीव हंस के करीबियों से पूछताछ शुरू कर दिया है। पशुपति पारस की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय के कोषाध्यक्ष और कभी संजीव हंस के काफी करीबी रहे सुनील सिन्हा से आज दूसरी बार पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय बुलाया गया। राबड़ी देवी ने ललन सिंह की कर दी बोलती बंद। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पर बड़ा हमला किया है। ललन सिंह के एक बयान पर पलटवार करते हुए राबड़ी देवी ने सदन के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं ललन सिंह से पूछना चाहती हूँ, माँ और पत्नी कितनी पढ़ी लिखी है कि वे दूसरी महिलाओं पर आरोप लगा रहे हैं। राघव चड्ढा ने बोला हमला देश का खून चूस लिया। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में बजट 2024 को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में टैक्स लगा कर सरकार ने देश के आम आदमी का खून चूस लिया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि हम सोमालिया जैसी सर्विस पाने के लिए इंग्लैंड की तरह टैक्स देते हैं। आप सांसद ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा आप 10 रुपये कमाते हैं तो उसमें से 3 से 3.5 रुपये आप इनकम टैक्स के माध्यम से दे देते हैं। 2 रुपये 2.5 रुपये जीएसटी आपका चूस लेता है। 2 रुपये आपका कैपिटल गेन टैक्स लगता है। सेस सरचार्ज 1 या 1.5 रुपये के लग जाते हैं। पीएम मोदी ने मुकेश सहनी को लिखा पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जितन सहनी की हत्या पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व मंत्री मुकेश सहनी को इस संबंध में पत्र भेजा है। उन्होंने पत्र के जरिए कहा कि इस कठिन घड़ी में मेरी संवेदनाएं बार के साथ है। पत्र में लिखा कि एक प्रेरक व्यक्ति के रूप में पिता से मिलने वाला मार्गदर्शन जीवन की सबसे बड़ी निधि होती है। उनके निधन से आपके जीवन में आए सूनेपन की पीड़ा को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। पीएम मोदी की ओर से आगे लिखा गया, जितन सहनी जी परिवार के लिए एक आधार और प्रेरणा स्रोत थे। आज वह ससुरी हमारे साथ नहीं है, पर उनकी शिक्षाएं और जीवन मूल्य परिवार के साथ बने रहेंगे। ईश्वर आपके परिवार व शुभचिंतकों को यह दुख सहन करने का धैर्य और साहस प्रदान।
वीके पांडेयन के बयान से मच गया बवाल। ओडिशा में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच वीके पांडेयन ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की नजर 50 से 60 विधानसभा सीटें जीतने पर है और इसके बाद वे बीजू जनता दल को तोड़कर सरकार बना सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी ने 2014 में 120 विधानसभा सीटें हासिल करने का लक्ष्य बनाया था, लेकिन वे असफल रहे थे। 2019 में भी बीजेपी की रणनीति उन्हें याद नहीं है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा इस बार उनकी रणनीति 50 से 60 सीटें जीतकर बीजेपी पार्टी को तोड़ने की है। वो कुछ इसी तरह की योजना बना रहे हैं जैसा उन्होंने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में किया। उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार के साथ सौतेले व्यवहार पर कांग्रेस को डपटा। उपेंद्र कुशवाहा ने एक्स पर लिखा कि लोकसभा चुनाव में बिहार के लिए विशेष ध्यान देने की बात करने वाली कांग्रेस अब अपनी राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों को नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का आदेश दे रही है, जो पूरी तरह बिहार विरोधी है। आगे उन्होंने लिखा कि कांग्रेस और राजद सत्ता में रहे या विपक्ष में, बिहार हमेशा उनका शिकार बनता है। बिहार की आवाज को दोनों दलों अपने प्रपंच और झूठ से दबाना चाहते हैं। राजद और कांग्रेस लालटेन युग को बिहार की जनता भूली नहीं है। कांग्रेस की पूर्व सरकारों ने बिहार को तो कुछ दिया नहीं। आज जब मोदी सरकार ने बिहार को बजट में 3 नए एक्सप्रेसवे, बक्सर में नया 2 लेन गंगा ब्रिज, पीरपैंती में नया थर्मल पावर प्लांट, नए स्टेडियम, बाढ़ प्रबंधन के लिए नई योजना, नए मेडिकल कॉलेज, नए औद्योगिक हब, विष्णुपद व बोध गया मंदिर कॉरिडोर, राजगीर व नालंदा में पर्यटन संबंधी विकास जैसे अनेक उपहार दिए हैं, तब भी नकारात्मक सोच के साथ राजद और कांग्रेस बिहार के विरुद्ध राजनीतिक जाल बुनने में लगी है। कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी का बिहार के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है। स्मृति ईरानी का राहुल गांधी को खुला चैलेंज। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रियंका गांधी के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में तथ्यों के आधार पर नहीं बोल रहे हैं। प्रियंका गांधी के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पलटवार करते हुए कहा, मैं उन्हें खुली चुनौती देती हूं कि वे भाजपा के साथ बहस करने के लिए कोई भी चैनल, एंकर, स्थान, समय और मुद्दा चुने। दोनों भाई बहन एक तरफ और बीजेपी का एक प्रवक्ता एक तरफ, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। एक तरफ भाई बहन की जोड़ी होगी और दूसरी तरफ बीजेपी के प्रवक्ता होंगे, सब कुछ साफ हो जाएगा। अमेठी से बीजेपी की उम्मीदवार ने आगे कहा कि हमारी पार्टी से सुधांशु त्रिवेदी उनके लिए काफी है, उन्हें जवाब मिल जाएगा। सीमांचल को लेकर पप्पू यादव ने उठाई बड़ी मांग। सांसद पप्पू यादव ने अपने स्पीच में आग्रह करते हुए कहा कि कोसी सीमांचल में लगातार एक डिमांड बढ़ रहा है कि नदियों में जो गाद बहुत ज्यादा हो चुका, उस गाद को निकालना जरूरी है। सबसे ज्यादा दबाव कोसी दायरे में है, बन जाता है तो सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कोसी सीमांचल मिथिलांचल के लिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि हाई डैम बनाने की शीघ्र योजना बनाई जाए। सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव को किया याद। सम्राट चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बगैर नाम लेते हुए कहा कि लोग अपना अपना बयान दे रहे हैं। अभी बिहार में महत्वपूर्ण सदन का सत्र चल रहा है और जरा सोचा जाए कि युवराज ही गायब है। कोई लोकतंत्र से प्यार नहीं है, यह सत्ता विरासत में मिली है, लेकिन इसको संभालने का भी काम राष्ट्रीय जनता दल के लोग नहीं कर रहे। हरियाणा में चुनाव, लेकिन कांग्रेस के बीच जारी है आपसी कलह। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज होती दिख रही है, लेकिन कांग्रेस में आपसी कलह कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमा विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा के जरिए अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुमारी सैलजा भी एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। वे फिर से कांग्रेस संदेश यात्रा के जरिए प्रदेश के इलाकों में पहुंचने वाली है। कांग्रेस संदेश यात्रा को लेकर सैलजा ने एक पोस्टर भी जारी किया है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं नजर नहीं आ रहे। केजरीवाल को मिली राहत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में अपनी लीगल टीम से अतिरिक्त मीटिंग कर सकेंगे। उनकी याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। हाई कोर्ट की तरफ से याचिका मंजूर किए जाने के बाद अब सीएम केजरीवाल जेल में वकीलों के साथ 2 अतिरिक्त मीटिंग कर सकेंगे। सही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे प्रेस बिहार के साथ। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।